आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को देखा होगा और उनको काम करते हुए देखा होगा। आपका भी पर्पस होगा कि हम बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं हम पावर के लिए बन रहे हैं, प्रेस्टीज के लिए बन रहे हैं, कोई कहता है माँ बाप के लिए बन रहे हैं, कोई कोई अभी नया नया बच्चा तो यह भी बोल दिया कि हम गर्लफ्रेंड के लिए बन रहे हैं, इस तरह का भी। लेकिन जो रियल पर्पस होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है सेवा, सर्विस। तो आपके मन में अगर सर्विस है और आप जाकर लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो यह भी तो भलाई का काम है। पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू स्कूल, जहाँ से आप पढ़े, जिस समय आप पढ़ रहे थे और आप मिसगाइड हो रहे थे और आपको भी एक कसक दिल में रह गया कि हमें भी कुछ करना, अगर हम भी कुछ कर लेते, अगर हमें सही टाइम पर कोई सजेस्ट कर दिया होता। सर ने 5 बार मेंस लिखा है, 2 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, हम भी 1 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं और 2 बार मेंस लिखे हुए हैं। हम लोगों के लाइफ में भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आई होगी, मिसगाइडेंस हो गया होगा, कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आईएएस में सिलेक्शन, तो जेपीएससी निकाल के 5th जेपीएससी से डिप्टी कलेक्टर बने और अपना काम सेवा का भावना से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट में जुड़ने का बहुत सारा मतलब निकालते होंगे, लेकिन मैं बड़े स्टेज पर कह रहा हूँ कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, बच्चा का भलाई, गाइडेंस। इंटरव्यू में देखिएगा कि ये जब जॉब करते थे तो 9 PM तक ये अपने ऑफिस से आते थे। उस समय इलेक्शन हो रहा था झारखंड में, पंचायत वाला, और जो बच्चे 7th to 10th जेपीएससी में, या कभी कभी तो हम लोगों के पास कोई स्कूल के जो होते हैं प्रिंसिपल का इंटरव्यू वगैरह देना है, वैसे भी लोग आए कि हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाया जाए। तो सर 9 बजे ऑफिस आने के बाद भी 9 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यूअस ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेते थे ऑनलाइन में सभी बच्चों को गाइड करते थे। और उसके बाद जब ऑफलाइन आने का हुआ, मॉक इंटरव्यू लेने का हुआ, तब भी समय निकाल कर वो आते। तो मैं कहूँगा कि इनका बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, रामाकृष्ण आईएएस अकेडमी के ऊपर। मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ लोगों का सहयोग चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा ये बड़े भाई के रूप में, मित्र के रूप में बहुत मदद किए हैं। और अब ये धनबाद का जो सेंटर है, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह हो गई कि ब्रजेश जी का होम टाउन धनबाद, तो आपको समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिलते रहेगा। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के लिए ये है। तो सर को मैं अभी थोड़ी देर के लिए मंच दे रहा हूँ, ये आप लोगों को यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, जेपीएससी के बारे में, या थोड़ा सा आप लोगों का कोई पर्सनल क्वेरी भी होगा तो वो सर से आप पूछ लीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विभाज जी। देखिए, मेरे लिए तो पर्सनल सबसे अभी आसान चीज़ हो गया कि अब पहले जब रामाकृष्ण हज़ारीबाग में था तो मेरे को टाइम पे हज़ारीबाग जाना पड़ता था कभी कभी। अब ये बेटर है कि धनबाद में है तो हम धनबाद में भी आ सकते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ी चीज़ें कि आप लोगों को क्या क्या इश्यू है, कोई क्या जानना चाहते हैं आप लोग। पहले किसी के मन में कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, हाँ, तो एक एक करके पहले आप अपना मेरे को बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या शंका है, क्या नहीं है। एकदम फॉर्मल टाइप से नहीं करेंगे, बहुत ही पार्टिसिपेटिव वे में जानते हैं कि क्या चाहते हैं। बेसिकली ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं आज 2 दिन की छुट्टी पे आया था, अभी इधर से जा रहा था। विभाज जी से मेरा अच्छा रिलेशन है, तो उन्होंने कहा कि सर बच्चे हैं कुछ, तो उनको थोड़ा गाइडेंस टाइप या जो भी उनका क्वेरीज़ है उनको एड्रेस कर देना चाहिए। तो पहले हम लोग यही देखेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आइडिया है आपका, क्या चाहते हैं, क्या कन्फ्यूजन है, कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों पे बात करें। बताइए, बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। ठीक है, देखिए ठीक है, ये एक चीज है कि इंसान को लगेगा कि नहीं मुझे आता है, तभी वो उस क्वेश्चन को ऑप्ट करेगा। नहीं आता होगा टोटली साइकिल है तो वो मतलब उस पे जाएगा ही नहीं वो क्वेश्चन में, और फिर भी गलत हो जाता है, ज़्यादा मतलब नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहला चीज़ समझने वाला चीज़ है कि पहले का एरा और अभी का एरा बहुत चेंज हो गया। एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। पहले जो निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें मेरे भैया लोग जब एग्ज़ाम दिया करते थे इंजीनियरिंग का, आईटी वाईटी, तो उस समय था कि 50% अगर आप मार्क ला रहे निगेटिव मार्किंग में
तो आप थ्रू हैं, मतलब आपका हो जाना चाहिए। वही बता रहे हैं, ये उस टाइम का ज़माना था। हमारे टाइम पे जब हम लोग आगे आए तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब नेगेटिव मार्किंग में भी आप ये सोच के चल रहे हैं कि 50% 60% में आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है अटेम्प्ट, ठीक है ना। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो आप अगर, मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, आप अगर 80 to 85 90 का अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी नहीं होने वाले एग्ज़ाम में क्लियर। 100 क्वेश्चन है तो आपको 85 to 90 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको इतनी पढ़ाई करनी होगी, ये नहीं कि झूठ मूठ में जा रहे हो और कुछ भी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। आपको इतना थॉरो पढ़ाई करना पड़ेगा कि आप उस लायक हो पाए कि आप 100 में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक सोचें, और ये दिमाग से आता है। मेरा एक जूनियर था तो 100 क्वेश्चन था, मेरा ऐसे भी हुआ प्रीलिम्स आराम से, मेरे को कभी प्रीलिम्स में कभी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। मतलब कि कट ऑफ अगर 110 होता था, मेरा 150 मार्क्स आता था हमेशा प्रीलिम्स में, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रीलिम्स का एक रूल होता है कि आपका सिलेबस कवरेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ सीखा था मैंने, एक मेरा जूनियर था, तो 100 में मैंने 68 क्वेश्चन बनाए थे सही, और मेरा मेंटलिटी ये था ही नहीं कि बाकी सब भी बनाना चाहिए। उससे मैंने पूछा कि तुम कितना बनाए, तो वो बताया कि 100 में मेरा 100 मारे हैं, 2-4 गलत है। तो ये मेरा मेंटलिटी था ही नहीं कि हमको इस हिसाब से एग्ज़ाम देना है। आदमी को एग्ज़ाम इस तरीके से देना चाहिए, ये सोच के देना चाहिए। हम हमेशा एग्ज़ाम निकालने के लिए देना चाहते हैं, आपको उस तरह से नहीं सोचना होगा कि एग्ज़ाम निकालने के लिए दें। आपको एग्ज़ाम को एकदम कॉन्कर करने के हिसाब से सोच के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो है कि अटेम्प्ट, आपका नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट पहले ज़्यादा होना चाहिए, मैंडेटरी है। किसी भी टफ़ क्वेश्चन का भी एग्ज़ाम होता है, रिलेटिवली जो भी हो, तो भी कट ऑफ अब ऊपर ही जाएगा, आप वो नहीं सोच सकते कि नीचे आएगा। तो पहला चीज़ है कि अटेम्प्ट आपका 85 to 90% होना ही चाहिए। अब बात आती है उसमें कि आपका एक्यूरेसी कितना था। अब डिसाइडिंग फैक्टर उसके बाद होना है कि किसके कितने जवाब सही थे, कितने जवाब गलत थे। तो इसमें पहला चीज़ वही है कि आपका थॉरो पढ़ाई होने से डिपेंड करता है। बहुत बारी आप सिली मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं करता था, उन चीज़ों को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे यूपीएससी में 4-5 ऑप्शन साथ में रहते थे, आदमी उस चीज़ को समझने में गलती करता था, क्वेश्चन बोलता था कौन सा नहीं है, और आदमी देखता था है वाला और मार दिया करता था। फिर उसमें बहुत सारा होता है 2-3 ऑप्शन, 1 2 3 2 3 2 1 कॉम्बिनेशन ऑप्शन। तो इसमें आपको कोई ना कोई एक एलिमिनेशन वाला दिखता है जिससे कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, तो उसको रिड्यूस करना। फिर लास्ट में आता है कि कुछ भी नहीं पता है, 2 में कन्फ्यूजन है, तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये तो सारा सब प्रोबेबिलिटी पे आ जाता है। 50-50% चांस है तो आपको ऑब्वियसली अटेम्प्ट लेना चाहिए। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, आप 2 को एलिमिनेट कर चुके, 2 बच रहा है, तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थोड़ा समझदारी, थोड़ा प्रिपरेशन, हार्डवर्क उससे आता है, आपका धीरे धीरे नेगेटिव कम होगा। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आप जो नेगेटिव मार्किंग का टेस्ट सीरीज़ देते रहेंगे, आप हर बारी उस चीज़ को थोड़ा करके अपने में सुधार ला सकते हैं टेस्ट सीरीज से, और इवैल्यूएट करते जाइए कि किस रीज़न से हो रहा, तो आप ऊपर आइएगा। बट सर एलिमिनेट वाला तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया ना सर। क्या इस बार से तो वही कर दिया ना कि कितने सही है ये बताना है, ये नहीं कि कौन कौन से सही है। वही बता रहे कि धीरे धीरे जो चीज़ें हो रही हैं, ये डेवलपमेंट वही चीज़ है। हम लोग अभी तक उस लेवल पे लड़ाई हो रही थी, हाँ, आदमी उतना पढ़ रहा था। अब और ज़्यादा यूपीएससी को समझ में आ रहा है कि भाई और ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है, इतने पे भी फाइट में लोग मिल जा रहे हैं। तो वो तो मतलब कंटिन्यूअस जो डेवलपमेंट है उस चीज़ का हिस्सा है। आपको अपना पढ़ाई को इतना इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, थॉरो पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़रूरी होता है रिवीज़न। आपको रिवीज़न किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मतलब मेरे को याद है कि जब मैं यूपीएससी प्रीलिम्स देता था तो दिसंबर तक मैं मेंस की पढ़ाई पढ़ता था, और
1 जनवरी से फिर मेरा जितना प्रीलिम्स का नोट्स होता था 10 या 15 कॉपी थे मेरे पास, लंबे लंबे रजिस्टर टाइप, जिस पे सारा मेरा नोट्स बना होता था प्रीलिम्स का, और मैं डेली सुबह से रात तक 15 कॉपी पढ़ता था। सबको 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे, और डेली बेसिस पे वो रिवाइज करता था। तो 2 से 3 दिन में मेरा 1 रजिस्टर ख़त्म होता था सारा। तो हर 3 दिन में मेरा 15 कॉपी रिवीजन होते रहता था। वो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। और बताइए, और किसी को कुछ? सर अगर कोई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका डेट भी मतलब कैसे? सबसे बढ़िया चीज़ होता है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपके पास प्रेशर नहीं होता, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है रिसर्च करने का, टाइम लेने का, स्ट्रैटेजी बनाने का, लोगों से गाइडेंस लेने का कि किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सबसे बेस्ट है कि पहले अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आप एनालिटिकल माइंड ज़्यादा हैं कि आपको रटना ज़्यादा पसंद है, क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, अपने स्ट्रेंथ पे आपको करना पड़ेगा। अपना वीकनेस समझिए, अपना स्ट्रेंथ समझिए, उसके बाद जो पढ़ाई के लिए ज़रूरत है प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब हर एक आदमी अपने अपने तरीके से नोट्स बनाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। हर एक आदमी का अपना स्ट्रैटेजी है, कोई दूसरे का स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकता। एक ही कॉमन स्ट्रैटेजी है, वो है हार्डवर्क करना, स्ट्रैटेजी सही से अपने लिए बनाना। तो अभी तो आपको समझना पड़ेगा क्या सिलेबस है। पहले सिलेबस सबसे ज़रूरी है, समझिए कहाँ से कहाँ तक आएगा। उसमें आपको फिर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं वो किस एरिया से ज़्यादा आते हैं, मतलब कि कौन सा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, किसको आप थोड़ा सा लूज़ रख सकते हैं, किस पे कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, ये सारा चीज़ तो अभी समझना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले सिलेबस समझिए, पुराने जितने 5-6 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए कि क्वेश्चन किस डेप्थ का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? और किसी को? सर करंट अफेयर्स में बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है, उसको जैसा आपने बोला कि 100 में एटलीस्ट हम लोग को 90-85 अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो जहाँ भी करंट अफेयर्स इतना वास्ट सिलेबस है, तो इस पे कैसे, मतलब कमांड तो कोई नहीं कर सकता। कमांड की बात नहीं है, इसको मतलब आपको बाकियों से बेहतर होना है। ठीक है ना? तो जो भी चीज़ आपको बाहर दिख रहा है, जो भी रेगुलर, ठीक है, पहला सबसे करंट अफेयर्स के लिए मेरे को जो लगता है सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन या फिर कोई मटेरियल है जो मंथली निकलता था हमारे टाइम पे, उस समय जैसे विज़न IAS होता था तो उसका अच्छा हर महीने का मैगज़ीन आता था मंथली करंट अफेयर्स का, तो वो पढ़ लेने पे कुछ छूटता नहीं था, तो उसी को आदमी 2-3 बार ही रिवाइज़ कर लेता था, तो वो कंप्लीट हो जाता था। वो जितना देना चाहिए उतना सारा देता था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देता था। ये काम कतई मत कीजिए कि 10 मैगज़ीन पढ़िए, सब में वही चीज़ रहेगा और कन्फ्यूजन होता है। रादर देन 1 से 2 पढ़िए जिसको कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर पाइए, वो ज़्यादा बेटर है करंट अफेयर्स में। सर पीटी में मतलब मैक्सिमम अगर स्कोर करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मतलब हर स्टूडेंट का तो अलग अलग होता है, वो तो पता है, बट आपके हिसाब से एक सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज उतना सिलेबस है, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा हो जो सब सब्जेक्ट्स पे कमांड होगा। कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका कहीं ना कहीं वीक रहा होगा, मतलब कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो इस पे हम लोग टोटली कैसे कमांड कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल, मतलब देखिए बड़ा सिंपल है। पहली बार आप जितनी बार, जैसे मेरे हिसाब से जो मेरा स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होता है, आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो हर एक छोटी मोटी चीज़ों पे आपका ध्यान जाता है कि ये जो है ये ज़रूरी चीज़ है, या ये मतलब आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता था तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होता था तो मैं उसको सोच सकता था कि ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। मेरे को एक बार में लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो मैंने बताया ना मेरा पास 15 रजिस्टर था, और जितने साल प्रिपरेशन होते जाता था वो रजिस्टर का नंबर बढ़ते जाता था। ठीक है ना? और हर बारी आप जितनी बारी रिवाइज़ कर रहे हो वो होते जाता है। जैसे जब शुरू एकदम फर्स्ट बारी प्रिपरेशन करने गया
तो ऐसे ही क्लासरूम में बैठे थे, तो चूँकि मैं सेल में काम करता था तो वीकेंड पे मैं बेंगलोर जाता था वहाँ पे कोचिंग करने। तो वहाँ से दिल्ली से फैकल्टी आते थे, वो 4 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे। तो पहला दिन क्या, जैसे पॉलिटी, वो 4 दिन पॉलिटी पढ़ा है, सारा नोट्स बना मेरा। अब पॉलिटी रिलेटेड जितना था वो हम नहीं भी तो उसको 1-1.5 साल में समझिए तो 150 बार रिवाइज किए होंगे, उससे ज़्यादा बारी। अब उसमें जब भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बाद हम अगले साल मेंस की तैयारी करने लगे। अब पॉलिटी में मेंस में भी जो लगा उसी कॉपी में लिख रहे हैं, सब बढ़ते जा रहा पाइलअप होते जा रहा है नोट्स। अब उसको पढ़ना पड़ता है फिर। तो अगले साल जब जनवरी से फिर हम पढ़ना चालू किए तो अब मेरा रिवीजन चालू हुआ। तो इसको बहुत कम बचता है, मतलब कि आपका गलत होने का जो आप बोले कि कोई ना कोई एरिया कम पड़ता है, तो वो जो कम पड़ता है वो जीएस में ही पढ़ सकता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो इकोनॉमिक्स, इन सब एरिया का आपका 99% चांस है कि आप ढंग से पढ़े हैं तो आप सही जवाब दीजिएगा। कौन सा छूट सकता है, जो कि डायनेमिक हिस्सा है, जैसे साइंस हो गया, साइंस एंड टेक, या ये सब कुछ डायनेमिक हिस्सा है जो कि आ सकता है और जिसके बारे में हम नहीं जान पाते। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट जो पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हो सकता है कि छूट जाए, लेकिन वो भी आप रेगुलर मैगजीन्स और वो अपना थॉरोली पढ़ रहे हैं तो वो भी आपका कवर होता है। और इसका यूपीएससी खास चीज़ है कि आप जितना बेसिक स्ट्रांग रखते हैं तो कोई डायरेक्ट सवाल तो आता नहीं, 1-2 छोड़ के आपको सब चीज़ को अपने बेसिक से उसको देखना पड़ेगा, तभी कर पाइएगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। हार्डवर्क के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी में स्ट्रैटेजी बेसिकली वही बनता है कि उसको आप कैसे रिड्यूस कर पाएँ अपने हिसाब से। जैसे मेंस में जैसे क्वेश्चन पेपर 1 ले लें हम लोग, तो उसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब उसमें है कि पढ़ना तो आपको है ही, लेकिन उसमें लिखने का तरीका, समझाने का तरीका, उसमें आपको एक थोड़ा स्कोप मिलता है कि आपका कम भी बेसिक है लेकिन आप उसको पेपर पे ज़्यादा दिखा पाते हैं तो आपको मार्क्स ठीक मिलता है। ठीक है ना। पहले जैसे 2 बारी मैंने वो पेपर 1 में मेरा मार्क्स बहुत कम आया था, एक में 57 पहला बार आया था, उसके बाद फिर ऐसे ही कुछ थी। लेकिन उसके बाद से जैसे ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, अब यही चीज़ें समझने का कोई गाइडेंस होता नहीं, तो एक मेरा यहाँ बैचमेट था, उसने मेरे को बताया कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब तो उसका जीएस में अच्छा मार्क्स आना ही चाहिए, मैंडेटरी है। तो ये चीज़ हम कभी सोचे ही नहीं थे इस तरह से कि सही बात बोला वो। बाद में हम रियलाइज़ किए कि सही बात है, ज्योग्राफी है तो मेरा जीएस में मार्क्स आना ही चाहिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सब चीज़ का, पिक्टोरियल। अब मेरे से वो हिस्ट्री भी पूछता था तो हम उसमें प्रॉपर मैप बना के दिखाते थे। तो फिर हमारा पेपर 1 में फिर मेरा 100 से ज़्यादा मार्क्स आने लगा। लेकिन उस समय प्रॉब्लम था, ज्योग्राफी में ही मार्क्स नहीं आ रहे थे। जीएस में तो आने लगा लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल जो था उसी में नहीं आ रहा था। तो वो चीज़ है, धीरे धीरे फिर समझदारी आने पे डेवलप होता है। सबसे पहले है कि अपना नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवीज़न जितना हो सके उतना कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे आप पॉलिटी पढ़ लिए पूरा और कोई टेस्ट सीरीज़ लिए बनाए, आप पॉलिटी का सवाल नहीं बना पा रहे तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको फिर से बेसिक्स में जाना है। आप फिर केवल वही क्वेश्चन समझ के नहीं कर सकते, आपको तुरंत समझ में आएगा कि नहीं मेरा बेसिक ख़राब है, हमसे 5 सवाल पॉलिटी हम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहा नहीं बोल रहा। फिर से यू हैव टू गो टू बेसिक्स, फिर से लक्ष्मीकांत निकालिए, फिर से सारा पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, तब समझ में आएगा। उसमें बहुत सारा बिटवीन द लाइंस भी बहुत सारे एक पॉइंट ऐसा है जो कि लगता नहीं है कि क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन उससे क्वेश्चन बन जाता था। तो उतनी डेप्थ में आपको समझ के फिर करना पड़ेगा। आप ज्योग्राफी पढ़ लिए सारा कुछ, उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया 5 और नहीं बन पाया, फिर से आपको पढ़ना है। जैसे जब पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में एक बारी आ गया कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन, तो अब कोई भी आदमी चीज़ पढ़ता था उसके बाद ज्योग्राफी का, तो एक बार मन में ये सोच लेता था कि इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी जान लेते हैं। ठीक है ना। जैसे टफनेस का बोल सकते हैं,
सबसे हार्ड डायमंड होता है, तो उसका भी ऑर्डर मैं पढ़ के जाता था, रट के बना के रखा था, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी आया नहीं था। लेकिन मेरे को पता है कि अब वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है कभी कभी, तो मेरे को जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें 5-6 मटीरियल इन्वॉल्व होता है, तो उसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जानना चाहिए मेरे को। तो वो सारा चीज़ आपको इसीलिए बोला, पहले क्वेश्चन देख लेना है कि किस टाइप का आता है, तो फिर आप उससे गेज कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और उसके हिसाब से फिर आपको अपना तैयारी और नोट्स बनाना चाहिए। सर जैसे अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स करा रहे हैं, जैसे उन्होंने जो रिसोर्स पढ़ा रहे हैं, पॉवर्टी पढ़ा रहे हैं, फिर जैसे डेवलपमेंट है, जैसे उसको हम लोग पढ़ा लिंक है, फिर उसके बाद क्या स्टेज होना चाहिए? उसको उसका क्वेश्चन मानना है कि उसको ऐसा कैसे उसका कैसे स्टेज होता है? बड़ा सिंपल है कि पिछले कुछ साल का मेंस का क्वेश्चन निकालिए, उसमें पेपर 2 और वो सब का क्वेश्चन देखिएगा, तो उसमें जो सोशल और पॉवर्टी वाला क्वेश्चंस है उसको आंसर करने का कोशिश कीजिए, फिर उनको दिखाइए कि ये आंसर इस क्वेश्चन का लिखे हैं, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप सारा सोशल डायमेंशंस जितना है आप उसको कवर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कुछ अपना इनपुट डाल पाए हैं कि नहीं डाल पाए हैं, वो सारा चीज़ दिखाइएगा, तो फिर वो फिर फीडबैक देंगे आपको कि इसमें ये सारा एंगल्स भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वो होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है कि एग्जैक्ट जो पहले के क्वेश्चंस आया है उसको सॉल्व करके देखिए। उसी में जैसे पुराना एसेस का क्वेश्चन होगा, बहुत सारा ऐसे का क्वेश्चन जो होगा, अब तो बहुत टफ ऐसे मतलब दे रहा है, पहले तो डायरेक्ट ऐसे आता था, तो उस ऐसे को लिख के देखिए, 3-4 पेपर और लिखिए, तब समझ में आएगा कि आप कितना डेप्थ में समझ पाए हैं टॉपिक को। सर जो वो पढ़ा रहे हैं उसको मतलब अच्छा से पढ़ के उसका एमसीक्यू करके फिर उसका जो मेंस में जो क्वेश्चन आया है उसको अपने से बनाना है। वो देखिएगा, मेन ऐसे लिखिए, ऐसे में भी समझ में आएगा कि कितना आप जानते हैं। एक पेपर लिखिएगा, आपका थॉट खत्म हो गया तो समझिए कि आप समझे नहीं हैं अभी। आपको कम से कम उसमें 1000, 1200, 1500 वर्ड लिखने का कैपेसिटी होना चाहिए, तब तो। ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि जैसे हम कुछ भी जैसे पढ़े इकोनॉमिक्स में, मतलब जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, पॉवर्टी, उसको जैसे पढ़ लिए, फिर उसको मतलब जो पॉइंट्स अपने से लिखने का प्रैक्टिस करें, वही चीज़ हुआ, सेम ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, और क्या। और कुछ देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑप्शनल चूज़ करने का सबसे फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए कि करंट सिनेरियो में उस ऑप्शनल का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। भले मेरी बात कोई माने ना माने, लेकिन जब मैं दे रहा था यूपीएससी, तो ज्योग्राफी चूँकि उस समय बहुत बुरे हालात में था, तो ऐसा नहीं कि उस समय नहीं निकला, कुछ लोग होंगे जो निकाल लिए, लेकिन अगर नॉर्मल ले रहा रहता तो बहुत लोग और भी निकल पाते, ठीक है ना। तो उस समय चूँकि ज्योग्राफी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न था। उस समय आदमी एंथ्रो या कुछ और लिया होता तो शायद बहुत लोग जो नहीं हैं वो लोग अंदर होते। तो सबसे पहला क्राइटेरिया मेरे को लगता है कि अगर आप उन 2-3% में हैं जो कि किसी भी सिनेरियो में निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप पढ़ना पसंद करते हैं, और उसमें मतलब कमांड हासिल करने तक पढ़ना चाहते हैं कि एकदम मास्टर चाहते हैं कि उसमें हम बने। मतलब नेचुरल आपका इंक्लिनेशन है उस सब्जेक्ट के लिए, आप बहुत पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट आता है, तो आप उसके लिए क्वेश्चन अराइज होता है आपके दिल में कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इसको जानना चाहिए। तो वो अगर है तो सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। दूसरा, परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए। मार्क्स देखिए कैसा आ रहा है पिछले कुछ सालों में मेंस में, अगर मार्क्स बढ़िया आ रहा है, आपको जो पसंद है सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छा है। यही है, बाकी तो इंटरेस्ट होना चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मेरे को लगता है सब काफ़ी है। आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से निकल रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है परफॉर्मेंस वाइज। मटेरियल सब चीज़ के अवेलेबल हैं ही, सब चीज़ के लिए पढ़ाने वाले अवेलेबल हैं, तो कहीं पे कुछ बचा हुआ नहीं रहा, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल रहा है, सफिशिएंट फैकल्टी मिलते हैं, अच्छे, सब कुछ मिलेगा।
उसमें कोई इशू नहीं है। फिर ऑप्शनल को शुरू से लेकर चलना चाहिए या फिर जीएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करना चाहिए? देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है ना। आप अगर अपने आप को खुद को जानते हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में निकालना है, आपको अपना स्ट्रेंथ पता है ना। जैसे बहुत बार होता है कि कोई बंदा है थ्रू आउट बहुत तेज़ रहा है, पढ़ रहा है, फर्स्ट IIT से कर लिया, IIM से कर लिया, तो उसको पता है कि जो भी पढ़ेगा करेगा, तो वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएगा। आपको खुद में पता है कि आपका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि आप उतना पढ़ाई करेंगे और जो पढ़ेंगे निकालेंगे, एकदम शुरू से करना चाहिए। नहीं भी है तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही चाहिए। हर एक को ये सोच के चलना चाहिए कि यही है एग्ज़ाम, पंचवर्षीय योजना लेके तो चलना नहीं है ना। तो सिंपल है, पढ़ना है। टाइम को बाइफरकेट कीजिए कि ये जो 2-3 घंटे हैं ये ऑप्शनल पढ़ेंगे, ये जो 2-3-4 घंटे हैं ये जीएस प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे, और क्या। एक ही बार लगता है, पहली बार में अगर हो जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल से तो मोटा मोटी स्ट्रैटेजी पता चल जाती है। तो आदमी अगले साल से, जैसे मैं बताया कि मैं दिसंबर तक केवल मेंस पढ़ता था, उसी के टेस्ट सीरीज सारी कुछ, जैसे जनवरी आता था फिर अपना प्रीलिम्स का स्टार्ट करते थे, प्रीलिम्स ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से है। आपको लगता है, मेरे को लगता है कि साथ में पढ़ना चाहिए। साथ में क्या, आपको ज़्यादा अच्छे से अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो केवल मेंस भी पढ़ सकते हैं। 5-6 महीना सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स 3-4 महीना निकालने के लिए। अगर आपका सारा जो जीएस है उसका बेसिक अच्छा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ढंग से पढ़े तो 2-3 महीने में, ये 2 महीना बहुत है, प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ। बाकी अब जैसे मैं बता रहा था कि अब पहले ज़रूरत पड़ती थी कि दिल्ली जाने की, लोग जाते थे दिल्ली, अब ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब सारी रिसोर्सेज, सभी गाइडेंस आपको कहीं भी बैठे हैं वहाँ पे भी प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं रामाकृष्ण से बहुत पहले से, चूँकि जहाँ रहे, जैसे मेरी पहले पोस्टिंग हज़ारीबाग में थी, तो वहाँ पे इनसे पहले से रिलेशन था विभाज जी से, तो ये बहुत बार मेरे को बुलाया कि सर एक बार आ जाइए, तो हम लोग, तो वहाँ पे भी गया आदमी, तो अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा मेहनत कर रहा है। झारखंड के बेसिस से देखें तो सबसे बेस्ट जो एफर्ट दे रहा है लोग, कोचिंग के नज़र से देखें तो ये लोग दे रहे हैं। बाकी सब कोई आदमी बहुत मटेरियलिस्टिक या फिर बहुत ज़्यादा दूसरे ये से दे रहे हैं। एकमात्र मेरे को दिखता है झारखंड में तो यही दिखता है, इसलिए मैं इससे थोड़ा पर्सनल रिलेशन भी है। तो अब वैसा ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली आपको जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी ढंग से पढ़ाई करते हैं, एफ़र्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज़ रेगुलर लेते हैं, उसको अपना, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ही करें, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि करना ज़रूरी है, खुद से भी पढ़िएगा तो भी होगा, ठीक है ना। मैंने जो पढ़ाई करी, मैं हमेशा वर्किंग रहा हूँ, वर्किंग मतलब सेल में काम करते करते ही एग्ज़ाम दिया था। तो बताया वीकेंड पे, सैटरडे को रात में मैं ट्रेन पकड़ के जाता था, संडे बेंगलोर, सुबह उठ के जो कोचिंग होती थी एक दिन की, फिर मंडे को आके जॉब ज्वाइन करता था। तो वैसे ही पढ़ के आदमी किया। मेंस के टाइम पे बस 1 महीना पहले मैं जाता था दिल्ली टेस्ट सीरीज़ लिखने, 1 महीना टेस्ट सीरीज़ लिखता था, फिर से बेंगलोर आके सेंटर पे मेंस लिखता था। तो खुद से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। गाइडेंस के लिए कभी कभी आके जान लीजिए, पहचान लीजिए। कोचिंग देता क्या है, आपको एक रूटीन देता है। बहुत बार हम लोग खुद से नहीं पढ़ पाते या हम उतना टाइम नहीं दे पाते, तो कोचिंग आपको एक तो इजी वे में समझने के लिए होता है, डाउट क्लियरिंग के लिए होता है, आपको एक रूटीन देता है कि आप डेली उतना टाइम एटलीस्ट पढ़ाई करें। एक व्यवस्थित ढंग से खुद से पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर चला जाता है। आपको जितना टाइम में, जैसे इकोनॉमिक्स ख़त्म करना है, आप उतने टाइम में खुद से ना कर पाएँ, आप डिले करते रहें, सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, या जिस डेप्थ पे आपको जाना चाहिए, हो सकता है खुद से हम उतना नहीं अभी समझदारी डेवलप कर पाएँ कि हमको इतने डेप्थ में जाके इस चीज़ को समझना चाहिए था। तो वो सारा चीज़ आपको कोचिंग प्रोवाइड कराता है, जो फैकल्टी होता है। अच्छा, तो मेरे को लगता है अब यहाँ पे सफिशिएंट है। धनबाद में ऐसा कुछ बहुत ज़रूरत नहीं है।
मेजर है आपका मोटो, आपका समझदारी, आप कितने समझदार हैं, अपने चीज़ों पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना क्लियर हैं अपने विज़न को लेके कि आपको क्या करना है, वही सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है ना? तो और किसी को कुछ? सर जैसे मेरा टारगेट जेपीसी ही है। लास्ट ईयर भी मैंने जेपीसी दिया था, कुछ मार्क्स पढ़ नहीं रहा था कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के साथ थोड़ा सा सर नहीं हो पाता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो सर जैसे अभी जेपीसी का जैसे एडवर्टीजमेंट जैसे सीने के 15 डेज में आ जाएगा, तो सर उसको प्लान करते हुए पीटी और मेंस को साथ में किस अप्रोच से साथ में लेकर चला जाए? आप जब बता रहे हैं जैसे कि पहले आप दे चुके हैं, तो आपका तो एक सर्टेन लेवल ऑफ तैयारी ऑलरेडी होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट हैंड तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। तो जब सर्टेन लेवल ऑफ तैयारी आपका है तो आपको पता है कि आप प्रीलिम्स के लेवल पे कितने तैयार हैं। तो आपको उस हिसाब से सोचना होगा कि अब आप उसको केवल ब्रशअप करने की आवश्यकता है या कुछ चीज़ों के बेसिक को भी पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना? उसके हिसाब से आप अपना आगे का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मान लीजिए केवल ब्रशअप करने की आवश्यकता है, तो जो भी आप नोट्स बनाए होंगे उसका रिवीजन चालू करेंगे। मान लीजिए कुछ बेसिक छूटा हुआ आपको लग रहा हो प्रीलिम्स में, जैसे कि ये एरिया अभी तक नहीं छूटा था, अब आपको पता है, तो आपको यही टाइम है कि उस एरिया को थॉरोली बेसिक ख़त्म करने का। जो भी एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि 5 से 6 दिन, 6 से 7 दिन में मेरा ये वाला जो एक पार्ट छूटा हुआ था इसको कंप्लीट कर लेना है मेरे को, तो वैसा करना पड़ेगा। मेंस में जैसे सर जेपीएससी की मेंस में है कि वो स्पेसिफिक टॉपिक्स मतलब वो एलिमिनेट करके भी चल सकते हैं। जैसे पेपर 3 हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो 2 ही क्वेश्चन लिखना है, 4 सेक्शन है। लेकिन सर सबसे चैलेंजिंग हो जाता है इकोनॉमी का सिलेबस। या आपकी जेपीएससी क्वालिफाइड है तो आप देखिए होंगे, सिलेबस बहुत वास्ट है सर। उसको मतलब कैसे अभी से ही कैसे मेंस के लिए लेके चला जाए? इकोनॉमी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स में सबसे बेस्ट चीज़ मतलब जो उसका खूबसूरती है कि वो स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक चीज़ है। ठीक है ना? तो पहले तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपका बेसिक स्ट्रांग रहे। आपको कोरिलेशन समझ में आना चाहिए कि बेसिक और जो करंट डायनामिक्स है उसको कैसे कोरिलेट करते हैं, और अभी जो चल रहा है वो कैसे बेसिक से लिंक है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हमको नहीं लगता उतना दिक्कत होगा। बेसिक्स जितना चीज़ है आप बेसिक्स थोरो कमांड कीजिए। मेंस के लिए तो बहुत सारा, एक और चीज़ ये बोलेंगे कि लिमिटेशन मत रखिए, मतलब कि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में इकोनॉमिक्स जितना है तो पेपर 3 जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, जो भी कॉमन टॉपिक है झारखंड का अगर इकोनॉमिक्स हटा दे तो बाकी सारा कॉमन चीज़ है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है ना? उस लेवल को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी होगा। मैंने जेपीएससी की तैयारी नहीं की थी, मेरा यूपीएससी का ही तैयारी था। 15 दिन पहले मैंने वहाँ से आके होटल में रुक के मैंने मतलब एग्ज़ाम लिखा है। जेपीएससी मेन तो है कि आपको जानकारी कितनी है, लिखना कितना है, उतना ही ना होना चाहिए। तो हमारा उसका तैयारी ठीक था, बेसिक सही था, तो इसमें भी वही चीज़ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन जो झारखंड का होता था उसको आदमी झारखंड के पर्सपेक्टिव में बता देता था। बताएं कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैं मैप बनाने में बहुत तेज़ था। कोई भी चीज़ होता था फिर झारखंड, तो झारखंड का चुपचाप मैप बनाइए, सारा चीज़ उसमें डिस्क्राइब कर दीजिए, ख़त्म। तो वो चीज़ें होती हैं, तो वही है। तो ओवरऑल यही है कि अच्छा है, तैयारी करना चाहिए और निकालना भी चाहिए एग्ज़ाम। कभी कभी बहुत बारी होता है कि सिचुएशन जो होता है आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उसमें हतोत्साहित नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें पेशेंस और अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना। आप अगर अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखते हैं तो आप पढ़ाई कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भी डीमोटिवेट होइएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो खुद को मोटिवेट करना सबसे बड़ी बात है। हम्बल रहना चाहिए, जितना जानकारी लेने का कोशिश कीजिए। पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ कि ज़्यादा बोलने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ये बहुत लोग बच्चा करता है कि बहुत लोग को ठीक ठाक जानकारी भी होती है, लेकिन होता है ना, अब धीरे धीरे आदमी कर्मा पे बिलीव करने लगा है, सब कोई ये सोचते हैं। तो आपको जानकारी भी बहुत है लेकिन आप इतना बोल ही दे रहे ना कि सारा चीज़ गड़बड़ा दे रहे।
तो वो सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। जानकारी हासिल कीजिए, सुनने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, रिसेप्टिव होना चाहिए आदमी को, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। बाकी फालतू चीज़ें, जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है गलत बोल रहा हूँगा, तो वो सारा चीज़ आप मत लीजिए। आपको कोई ज़बरदस्ती तो एक्सेप्ट करने बोल नहीं रहा, लेकिन जो चीज़ें सही लग रही हों या जो चीज़ें आपको लगता है कि सही हैं, कोई भी बोलता, तो वो सही चीज़ों को फ़िल्टर करने का एक क्वालिटी डेवलप कीजिए और उस सही चीज़ को ले लीजिए। बहुत सारा कभी कभी 1-2 फैकल्टी ऐसे भी होते हैं जो कि फालतू पढ़ाते हैं। मैं भी बताया, जब हम लोग बेंगलोर जाते थे तो एक बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स के टीचर आते थे, मतलब बहुत ही बुरा पढ़ा रहे थे, मतलब ठीक पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे थे। और चूंकि आदमी ऑलरेडी एग्ज़ाम लिख रहा था, मेंस निकाल रहा था, तो उसलिए लगता है कि ये तो ठीक नहीं पढ़ा रहा। तो उन सब चीज़ों में परेशान नहीं होते। वो जो चीज़ आपको ढंग का लग रहा है, जो चीज़ आपको जानना चाहिए, जो लग रहा है कि लेना चाहिए, वही लीजिए, वो उसको फ़िल्टर करके लीजिए। तो एक जर्नी है, तैयारी बाद में बहुत अच्छे से याद आता है और बहुत कसक भी रहेगा अगर सही से नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि गलती कम करें, मोटिवेटेड रहें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते वक्त, और हर स्टेज पे अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, हर स्टेज पे अपने खामियां निकालिए और उस खामियों को दूर करने के लिए प्रयास करना है, मेहनत करना है। ठीक है ना? चलिए, और किसी को कुछ है तो बताइए, नहीं तो विल एंड द सेशन। नहीं, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। एनसीईआरटी आपको बेसिक देता है, ऐसा भी नहीं है 2-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आते था। मैं एनसीईआरटी भी हर बार ही रिवाइज करता था, क्योंकि बेसिक जैसे बताया ना, वो कौन इससे ज़्यादा होता है। तो देखिएगा कि एनसीईआरटी के बुक में वहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन सा मटेरियल है, इतना %, उसी से क्वेश्चन एक डायरेक्ट आ जाता है। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना? सफिशिएंट के लिए आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए।